अब संसद के बाहर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिस पे नया बवाल हो गया। राहुल गांधी एक कार्यक्रम में थे और कार्यक्रम में राहुल गांधी की भाषा और एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। I have not reached there yet। से इनके दिमाग में घुस गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, राहुल गांधी सम्मेलन में बोलते बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने लगे और पीएम मोदी की विदेश नीति को उनके गले लगाने से जोड़ दिया कि पीएम विदेश जाते हैं तो गले लगते हैं। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए। राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक होगा। राहुल गांधी का कृत्य ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी के संस्कार क्या है और गांधी वाड्रा परिवार के संस्कार क्या है। ये भी स्पष्ट करता है कि गांधी वाड्रा परिवार और राहुल गांधी हिंदुस्तान के लोकतंत्र से कितना नफरत करते हैं, क्योंकि ऐसे क्लाउन जैसा बिहेवियर सिर्फ एक वैसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसका या तो मेंटल सेम्बलेंस नहीं है या जो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि अब उसके पास में इस तरीके के क्लाउन जैसी हरकत करने के अलावा और कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने आज जिस प्रकार की संस्कारहीन, अभद्र, अश्लील भाषा का प्रयोग करा है, जितना उन्होंने अभद्र बयान आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे दिया है, उससे वो नेता प्रतिपक्ष नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। वो घमंड बोल रहे हैं ना, उनके आचरण में भी घमंड है, उनके चाल चलन में भी घमंड है, अहंकार भरी भाषा है, मर्यादा रखना नहीं चाहते वो किसी भी पद की, अमर्यादित आचरण करते हैं, झूठ बोलो और भाग जाओ, ये उनकी विशेषता हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे और बीजेपी राहुल पर हमलावर है। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक दूसरी परेशानी में फंस गए। क्या है वो परेशानी? राहुल संसद में सरकार को घेर रहे हैं लेकिन खुद एक मुसीबत में फंसे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली तो राहुल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता पर आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप लगे थे। यह शिकायत कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने की थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई ईडी से उन आरोपों के सत्यापन के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने मई में अपने आदेश में कहा था कि यदि शिकायत प्राप्त हुई है तो उसमें लगाए गए आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई या ईडी कानून के तहत उचित कदम उठा सकती है, यानी जांच के दौरान सूचना मिलने पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी को गिरफ्तारी का भी अंदेशा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है जिसमें मामले को इलाहाबाद से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई। दोनों याचिकाएं 7 अगस्त को दाखिल की गई थी। सुनवाई 17 को होगी। इस बीच हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है। अब राहुल गांधी की आय से जुड़ी बात हो रही है। इस मामले में कहा गया आय से अधिक संपत्ति का मामला। तो आइए, राहुल गांधी ने जो हलफनामा दिया, चुनावी हलफनामा, उस हलफनामे के हिसाब से राहुल गांधी के पास कितनी संपत्ति है, यह है उनकी पूरी संपत्ति का डेटा।
संपत्ति 20 करोड़ 39 लाख। उनकी आय देखिए, सालाना आय 2022-23 में 1 करोड़ से ज्यादा थी, 1 करोड़ से ज्यादा 21-22 में, उससे पहले 1 करोड़ 31 लाख थी। 2020-21 1 करोड़ 29 लाख, 2019-20 में 1 करोड़ 21 लाख और 2018-19 में 1 करोड़ 20 लाख। अगर देखें तब से अब तक उनकी आय, कुल आय कम हुई जो उनकी कमाई थी। अब चल संपत्ति देखिए, कैश 55,000, बैंक में जमा 26,25,000, बॉन्ड और शेयर में 8 करोड़ 32 लाख रुपए, एनएसएस पोस्टल सेविंग में 61,52,000, ज्वेलरी में 4,20,000 रुपए और कुल 9 करोड़ 24 लाख रुपए। अचल संपत्ति दिल्ली के सुल्तानपुर और महरौली में खेती वाली 2 जमीनें हैं। अचल संपत्ति में दिल्ली में एक फार्म हाउस बिल्डिंग है और अचल संपत्ति में कुल कीमत 2 करोड़ 10 लाख है इसकी। गुरुग्राम में कमर्शियल बिल्डिंग 9 करोड़ 4 लाख से अधिक की है। कुल अचल संपत्ति 11 करोड़ 15 लाख की है। देनदारी 49,79,000 रुपए की है। यह 2024 का चुनावी हलफनामा है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। चाणक्य और क्या कहते थे, सरदार पटेल, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें, और बिना नफरत के, बिना हिंसा के, बिना नफरत के हम हमारी देश की संस्कृति, हमारे देश के कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश नफरत का नहीं है, मोहब्बत का है, प्यार का है, भाईचारे का है, अहिंसा का है। ये हम प्रूव करके दिखा देंगे सबको। तो रही सियासत के बाद खबरों में आगे रुख करते हैं। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में धमाका आपने देखा था। लाल किला धमाका अल-कायदा ने करवाया। अल-कायदा उसामा बिन लादेन का संगठन, अल जवाहिरी का संगठन, उसने लाल किला धमाका कराया। तस्वीर आपको याद होगी, लाल किले के सामने एक गाड़ी, जिस गाड़ी को डॉक्टर उमर चला रहा था और उमर उसमें बैठा हुआ था और उस वक्त गाड़ी फट गई, धमाका हुआ, बॉम्ब धमाका। एक गाड़ी के अंदर बॉम्ब था और कैंसर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। हटो भैया, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। चौंकाने वाली खबर यह है कि इस धमाके में जो अल-कायदा का नाम सामने आया, यह बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखी गई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बताया गया कि दिल्ली के लाल किले पे जो धमाका हुआ उसमें हाथ था अल-कायदा का। आइए अब आपको बताऊं कौन सा बड़ा खुलासा हुआ है और अल-कायदा की एंट्री कैसे हो गई इस पूरे धमाके में। कुछ इस तरह धमाका हुआ था और जिस शख्स को आप देख रहे हैं, यह धमाके में शामिल। लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसमें अल-कायदा का हाथ था। यह दावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 38वीं रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट को यूएनएससी की प्रतिबंधित समिति की निगरानी टीम ने तैयार किया है, जिसमें अल-कायदा से जुड़े AQIS को धमाके का जिम्मेदार बताया गया। AQIS का पूरा मतलब है भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा। यूएनएससी की रिपोर्ट इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले फरवरी में रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में धमाके का जिम्मेदार जैश-ए-मोहम्मद को बताया गया, यानी मसूद अजहर के संगठन को। भारत में ब्लास्ट की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA कर रही है और NIA ने चार्जशीट में धमाके का जिम्मेदार अल-कायदा को बताया। 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। एजेंसी के मुताबिक सभी आरोपी अल-कायदा के गजवतुल हिंद से जुड़े हुए थे। NIA ने इसे अल-कायदा के AQIS से जुड़ा हुआ संगठन बताया था। नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किला के पास भारी भीड़ में धमाका हुआ था। आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी ने बारूद से भरी कार को उड़ा दिया था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में AQIS के बदलते तौर तरीकों पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अल-कायदा छोटे और बिखरे समूहों से गतिविधियां बढ़ा रहा है। इस संगठन ने अपनी चेन सप्लाई और फंडिंग नेटवर्क को मजबूत कर लिया है। भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में आतंकी नेटवर्क के विस्तार का खतरा बढ़ गया है।